नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सबके बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का दिन शनिवार है और शनिवार का दिन हम सबके लिए विशेष होने वाला है, क्योंकि हम आप सभी से हमने वादा किया था कि शनिवार का जब दिन होगा तो हम आपके लिए एक विशेष सत्र का आयोजन करेंगे, जिसकी मांग भी आप सब लोग बहुत प्रबलता के साथ कर रहे थे। हमने आप सबको आश्वस्त किया था। इस क्रम में आज शनिवार को मैं साहित्य के प्रश्नों के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सब देख पा रहे होंगे कि दोपहर 2 बजे वाली क्लास में आज हम साहित्य विशेष के प्रश्न लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। साहित्य के विषय में चर्चा करें, हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की बात की जाए, पर ध्यान रखिएगा ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करने के बजाय हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इसमें प्रश्न कम हो पाए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जिस भी प्रश्न के विषय में चर्चा करूंगा उस प्रश्न के विषय में आपको भरपूर जानकारी उपलब्ध करो। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर लीजिए। और एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं कि आज ही सर से डिस्कस हुआ साहित्य की क्लास को लेकर के, तो मैंने कहा सर मैं साहित्य 1 दिन पढ़ा रहा हूं। सर ने कहा कि आप 2 दिन पढ़ाइए। तो आप लोगों की मांग 3 दिन की थी, हालांकि 3 दिन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2 दिन साहित्य आप लोगों को मैं अब यूट्यूब पर जरूर कराऊंगा, शनिवार और शुक्रवार। तो शुक्रवार तो बीत गया है, अब इस सप्ताह में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगले सप्ताह शुक्रवार और शनिवार 2 दिन साहित्य के लिए सुरक्षित होगा। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज आप देख पा रहे होंगे आज हिंदी के सेशन के अंतर्गत हिंदी साहित्य विशेष के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत आज ये एपिसोड नंबर 27 है, जिसमें आज केवल और केवल हम साहित्य के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। चलिए आज केवल और केवल साहित्य के प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और पहला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर करें। इससे पहले हम प्रयास ये करेंगे कि हर एक प्रश्न के विषय में आपको डिटेल में जानकारी उपलब्ध कराई जाए, प्रश्नों के विषय में गहनता से विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए, फिर हम किसी उत्तर के निष्कर्ष तक पहुंचे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्योंकि जब भी बात की जाएगी हिंदी साहित्य की बात की जाए, किसी भी भाषा के साहित्य के विकास की बात की जाएगी, तो सबसे पहले प्रश्न आता है उसके काल विभाजन को लेकर के। सबसे पहले प्रश्न आता है उसके काल विभाजन से प्रश्न आता है, और हमने भी पहला प्रश्न यहीं से आपके लिए इकट्ठा किया है। हमने भी पहला प्रश्न यहीं से आप सबके लिए इकट्ठा किया है। तो हमने जो पहला प्रश्न आप सबके लिए इकट्ठा किया है, हमने जो पहला प्रश्न आप सबके लिए इकट्ठा किया है, ठीक है, हमने जो पहला प्रश्न आप सबके लिए इकट्ठा किया है वह यह कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है, रीति काल को कहा जाता है, आधुनिक काल को कहा जाता है। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर के विषय में, उसके पहले मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न के विषय में और डिटेल में आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। और डिटेल में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हमें एक अतिरिक्त पेज लेना पड़ेगा। अगर आप लोग कहिए तो हम एक अतिरिक्त पेज लेकर के इस प्रश्न के विषय में डिटेल में आपको बता दूं, और अगर आप ना कहिए तो हम इस प्रश्न का उत्तर बताकर आगे बढ़ जाएं। जैसा आप लोग कहिए हम वैसा प्रयास करेंगे। आप कहिए, आप अनुमति दीजिए तो एक अतिरिक्त पेज लेकर के इसके विषय में आपको डिटेल से बता दूं, और नहीं तो कहिए तो इस प्रश्न का उत्तर करके आगे बढ़ जाएं। क्या कहते हैं, एक पेज ले लिया जाए या फिर ना लिया जाए? बताइए, एक पेज ले लिया जाए या फिर ना लिया जाए? क्या कहते हैं आप, बताओ जरा। पेज ले लिया जाए, एक बार यस या नो में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए भाई, एक पेज ले लेते हैं और इसके विषय में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के विभाजन या काल विभाजन की जब बात की जाएगी तो कई सारे लोगों का नाम आएगा। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की जब बात की जाएगी तो कई सारे लोगों का नाम आएगा। हिंदी साहित्य को लिखने का काम भी कई सारे लोगों ने किया है, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जो सबसे बेहतर माना जाता है, हम सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसको सबसे प्रामाणिक के तौर पे माना जाता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए यहां पर हमें आप बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, आप ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा बहुत तेज आपको कुछ बताया जाएगा। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखें कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हम देखें कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे होगा। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के जो समय काल है ना, उसको कुल 4 भागों में बांटने का काम किया। कितने भागों में? उसको कुल 4 भागों में इन्होंने बांटने का काम किया है। मैं आपको बता दूं, मेरी बात को समझिए, एक काल आपको दिखेगा, दूसरा काल दिखेगा और फिर तीसरा दिखेगा। ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 काल बताया। पर कैसे? देखो, एक को क्या कहा, एक को कहा गया, एक को कहा गया आदिकाल कहा गया। क्या कहा गया? एक को आदिकाल कहा गया। दूसरा जो था, दूसरे को क्या कहा गया? मध्यकाल कहा गया। अभी पहले बात समझिएगा, दूसरे को मध्यकाल कहा गया और तीसरे को आधुनिक काल कहा गया।
क्या कहा गया, तीसरे को आधुनिक काल कहा गया। पर समझिएगा, जब हम बात करेंगे आदिकाल की बात करेंगे ना, जब हम बात करेंगे आदिकाल की बात करें तो आदिकाल का जो कालखंड होगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से लेकर 1375 तक। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करेंगे तो 1050 से लेकर के और 1375 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो आदिकाल। आप ध्यान रखिएगा, आदिकाल को हम क्या कहते हैं, आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। अब देखिएगा जो मध्यकाल, इसका समय है 1375 ईस्वी से लेकर के और 1700 ईस्वी तक। कहां से कहां तक, 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। पर ये 1375 से 1700 ईस्वी तक का जो कालखंड है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक हमारा पूर्व मध्यकाल कहलाएगा, एक हमारा उत्तर मध्यकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक पूर्व मध्यकाल कहलाएगा, एक उत्तर मध्यकाल कहलाएगा। समझिएगा, ये आपका कहलाएगा पूर्व मध्यकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह आपका पूर्व मध्यकाल कहलाएगा और यह आपका उत्तर मध्यकाल कहलाएगा। दो हिस्से हो जाएंगे, एक आपका पूर्व मध्यकाल और दूसरा आपका उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल। अब ध्यान रखिएगा, हमारा जो पूर्व मध्यकाल है, हमारा जो पूर्व मध्यकाल है, हमारा जो उत्तर मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल को हम क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्व मध्यकाल को हम एक नाम देते हैं भक्ति काल। क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं। और उत्तर मध्यकाल जो है इसको हम रीति काल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रीति काल कहते हैं। अब समझिएगा, अगर आपसे रीति काल के प्रमुख कवि के विषय में पूछ लिया जाए तो मुझे नाम याद आता है, जरा बताओ कि रीतिकाल का प्रमुख कवि कौन होगा। अगर हम रीतिकाल के प्रमुख कवि के विषय में बात कर लें तो मुझे एक नाम याद आता है, मैं बता दूं क्या, मुझे एक नाम याद आता है। किसका नाम याद, बिहारी का, है ना, मुझे बिहारी का नाम याद आता है। किसका, बिहारी लाल का। किसका नाम याद आता है, बिहारी लाल का नाम याद आता है। जिनकी रचना क्या है, बिहारी सतसई। जिनकी रचना क्या है, बिहारी सतसई मुझे याद आती है बिहारी लाल की। और भक्ति काल में तो बहुत सारे आपको दिख जाएंगे ना, जितने भी दास वाले आपको दिखेंगे, कबीर दास, रहीम दास, सूरदास, है ना, जितने भी दास वाले हैं वो सब भक्ति काल में आ जाएंगे। बहरहाल फिर बात करेंगे आधुनिक काल की बात करेंगे तो हमारा जो आधुनिक काल है ये 1700 ईस्वी से लेकर के, कहां से, 1700 ईस्वी से लेकर के आगे की जो चीजें होंगी वो आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा, ध्यान दीजिए। प्रश्न कहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। किस काल को, तो याद रखिएगा आदिकाल को ही हम क्या कहते हैं, आदिकाल को ही हम वीरगाथा काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, वीरगाथा काल इसको क्यों कहते हैं, तो इसको हम वीरगाथा काल इसलिए कहते हैं, यहां देखिएगा, इसको हम आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि वीरगाथा काल में जो कविताएं लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई, वो सारी कविताएं, वो सारी रचनाएं वीर रस प्रधान लिखी गई। कैसे लिखी गई, वीर रस प्रधान लिखी गई। क्योंकि हमें आपको बताया जाता है कि भैया साहित्य जो होता है ना, साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। क्या होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस प्रकार का समाज होता है उस प्रकार का ही साहित्य वहां पर लिखा जाता है। ठीक है ना, जिस प्रकार का समाज होता है उसी प्रकार का साहित्य लिखा जाता है। तो हम आदिकाल या वीरगाथा काल की बात करेंगे तो आदिकाल या वीरगाथा काल में युद्ध इत्यादि बहुत होते थे। क्या होता था, युद्ध। अच्छा एक बात बताओ, बहुत तेज तो नहीं बता रहे कुछ आपको, जरा कमेंट करना एक बार सब लोग। बहुत तेज तो कुछ नहीं बता रहे हैं, इत्मीनान से बता रहे हैं, जरा बताइए, इत्मीनान से बता रहे हैं, कोई समस्या, बहुत तेज तो नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो भाई वीर रस प्रधान कविताएं हुआ करती थी इसलिए उसको वीरगाथा काल कहा गया। मध्यकाल की बात करेंगे तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मैंने आपको बताया है। अब मैंने कहा कि उत्तर मध्यकाल में जो रीतिकाल है उसमें बिहारी लाल और बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई, है ना, बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई। तो कहिए बिहारी लाल के विषय में कहते हैं, सतसैया के दो हरे ज्यो नाभिक के तीर। मैं अगर आपको बताऊं इस रचना के विषय में, इनकी जो रचना है जिसको हम बिहारी सतसई कहते हैं, इनकी रचना को बिहारी सतसई कहते हैं। इसमें छंदों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, छंद का। और विशेष तौर पे दोहा छंद आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है, विशेष तौर पे आपको दोहा छंद देखने को मिलता है। और दोहा छंद में 700 या 700 से ज्यादा दोहे, मतलब कि बिहारी सतसई जो इनकी रचना है उसमें मोर देन 700, है ना, 700 से ज्यादा दोहे आपको देखने को मिलते हैं। और कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया। क्या किया, बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया। और हम कहते हैं कि सतसैया के दो हरे ज्यो नाभिक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो छोटे छोटे दोहे हैं बिहारी लाल के, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें वो अपने आप में कहते हैं। खैर
खैर, अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो भैया प्रश्न संख्या हमारा जो पहला था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को वीरगाथा काल कहते हैं? तो आप सबने कहा सर ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हमारा ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हम बात करेंगे अगले प्रश्न। देखिए, हमारा प्रयास ये होगा कि हर एक प्रश्न के विषय में डिटेल में आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाए, हर एक के विषय में आपको डिटेल में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अब कह रहे पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो जो है ना, पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदि काल में लिखा गया, भक्ति काल में लिखा गया, रीति काल में लिखा गया, आधुनिक काल में लिखा गया? तो एक बात गौर फरमाइएगा, मैंने कहा पृथ्वीराज रासो, तो पहले तो प्रश्न ये बनता है कि सर पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है ना, ये किसकी रचना है? तो जरा कमेंट कर दो एक बार सब लोग, मुझे बताओ कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। फिर हम इस प्रश्न के उत्तर के विषय में आएंगे। पहले मुझे बताओ कि पृथ्वीराज रासो जो है ये रचना किसकी है? तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है भैया, पृथ्वीराज रासो जो रचना है ये चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी रचना है? तो आप सब कहेंगे सर ये चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी? चंद्रबरदाई की रचना है। अब आप कहेंगे गुरुजी एक बात बताओ, ये चंद्रबरदाई कौन था भाई? जिसको चंद्रबरदाई भी आप कहेंगे, चंद्रबरदाई दोनों कह लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई जो है ना, इस बीच में से आप एक हटा भी लीजिए। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई जो है ये पृथ्वीराज का दरबारी कवि था। क्या था ये पृथ्वीराज का दरबारी कवि था। अब मेरी बात को समझिएगा, तो ये पृथ्वीराज का दरबारी कवि था। तो पृथ्वीराज के विषय में जितने युद्ध पृथ्वीराज ने लड़े, उन सभी युद्धों का वर्णन जो इसने पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत किया। अंतिम इसका खंड जो है, इसका जो अंतिम खंड या अंतिम सर्ग है ना, उसमें कहते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु और इसके साथ साथ चंद्रबरदाई की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। इन दोनों की मृत्यु का उल्लेख अंतिम खंड में मिलता है। तो प्रश्न ये है कि भैया जब चंद्रबरदाई की मृत्यु का उल्लेख भी अंतिम खंड में मिलता है, तो आखिर चंद्रबरदाई के अंतिम खंड को लिखा किसने? तो याद रखिएगा, चंद्रबरदाई का जो अंतिम खंड था, जो अपूर्ण रह गया था, या अब जो बाद में अंतिम खंड जोड़ा गया, उसको लिखने का काम चंद्रबरदाई की संतान यानी कि उनके पुत्र ने किया था। ठीक है ना? तो इनके दरबारी कवि थे और ये आदिकाल में लिखा गया। कब लिखा गया था? ये आदिकाल में लिखा गया था। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि जरा ये बताओ कि आदिकाल में जो चंद्रबरदाई ने रचना लिखी पृथ्वीराज रासो, क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। तो भैया पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? तो याद रखिएगा, इसमें आपको वीर रस की प्रधानता है ना, वीर रस, क्योंकि युद्ध इत्यादि का वर्णन है। तो यहां भी क्या दिखेगा आपको? वीर रस प्रधान कविता यहां पे आपको देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 को कहते हैं, एक प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया है? प्रश्न है कि जरा बताओ कि हिंदी साहित्य की भूमिका, ये क्या है? एक आलोचना ग्रंथ है एक प्रकार से, हिंदी साहित्य की भूमिका, या हम यूं कह ले कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। अब ये पूछो कि इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? किसके? हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? जरा आप मुझे ये बताओ। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डॉक्टर रामकुमार शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या रामविलास शर्मा है? बताइए। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए। भाई देखो, आप सब लोगों की मांग थी, आप सबके कहने पर मैं साहित्य वाला प्रश्न लेकर के आया हूं, और इस साहित्य वाले प्रश्नों को, इस साहित्य वाले सेशन को आप सबका भरपूर सहयोग भी मिलना चाहिए। जब आप सभी का भरपूर सहयोग मिलेगा तो फिर मैं अगला सेशन लेकर के आऊंगा, और अब तो सप्ताह में 2 दिन मैं साहित्य वाले प्रश्न लेकर के आया करूंगा। तो आप सबका भरपूर सहयोग मिलना क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट खूब भरपूर प्रकार से कीजिए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, जो इसके लेखक जो है ना, इसके लेखक आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है इसके लेखक? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। मैं आपको बताऊं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको एक आलोचक के तौर पर जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इनको आलोचक के तौर पर जाना जाता है। इनको निबंध संग्रह करने के तौर पर जाना जाता है। इनकी रचनाएं जो है वो निबंध संग्रह के तौर पर भी देखने को मिलेंगी, और इनको उपन्यासकार के तौर पर जाना जाता है। किस रूप में? उपन्यासकार के तौर पर। इनका पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। अगर हम इनके निबंध संग्रह की बात करें तो मुझे याद आता है कि 2 बहुत प्रसिद्ध इनके निबंध संग्रह है। इनके 2 बड़े प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। कोई बता सकता है क्या कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कौन से हैं? मतलब हैं तो वैसे कई सारे निबंध संग्रह इनके, लेकिन आप मुझे बताओ कि इनका चर्चित निबंध संग्रह कौन सा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का?
ये मुझे जरा आप लोग कमेंट करके बताओ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है। जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रसिद्ध निबंध संग्रह इनका कौन सा है, बताइए। निबंध संग्रह, चलिए, हाँ इसको आज घोट के पी जाना भाई, है ना। इसको घोट, देखो दो चीजें हैं बच्चे, ध्यान दीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अनामदास का पोथा। तो ध्यान देना, रचना याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वो रचना किस विधा के अंतर्गत आती है ये। और अगर आपने मेरे प्रश्न पे ध्यान दिया होगा तो मैंने आपसे इनके निबंध संग्रह के विषय में पूछा है। हमने क्या पूछा है, हमने निबंध संग्रह पूछा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध संग्रह है, इसमें एक निबंध संग्रह है आपका कल्पतला, कल्पलता माफ कीजिए, एक इनका है कल्पलता है, एक आप जानते हैं अशोक के फूल, एक क्या है अशोक के फूल इनके निबंध संग्रह है, और एक क्या है, एक कुटज है, बचपन से पढ़ते आए होंगे, है ना। तो ये क्या है, ये इनका निबंध संग्रह है। अशोक के फूल हो जाए, कुटज हो जाए और कल्पलता, ये सब क्या इनके, ये इनके निबंध संग्रह है। अच्छा, केवल निबंध संग्रह से काम नहीं चलेगा। आपको याद होगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ छुटके मुटके इन्होंने जो है निबंध भी लिखे हैं, कुछ छुटके मुटके निबंध भी लिखे। जैसे भी किसी ने लिखा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इनका छुटका निबंध है, छुटका मतलब छुट्टा वाला है। जैसे हमने कहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगर इसके विषय में पूछ लिया जाए तो ये निबंध संग्रह तो नहीं है, लेकिन है ये निबंध ही, क्या है, ये निबंध है। फिर एक और निबंध इन्होंने लिखा बसंत आ गया, एक और निबंध इन्होंने लिखा, द्विवेदी जी ने लिखा कि बसंत आ गया, ये भी इनका निबंध है। अच्छा एक बात बताओ, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जब पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं द्विवेदी युग पढ़ते हैं, तो क्या वो द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पे पढ़ा है? जरा यस या नो में कमेंट कर दीजिए सब लोग, मुझे बताइए कि हिंदी गद्य साहित्य में या आधुनिक काल में जब हम लोग द्विवेदी युग पढ़ते हैं तो क्या वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है? यस या नो कर देना, बताना इन्हीं के नाम पर है वो, क्या इन्हीं के नाम पर है या फिर किसी और के नाम पर? यस या नो में आपको कमेंट करके बताना है कि द्विवेदी युग इनके ही नाम पे पड़ा या किसी और के नाम पर आपका पड़ा हुआ है, बताइए। बहुत धन्यवाद। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में। एक हमने कहा था कि भैया ये निबंधकार हैं, एक हमने कहा था ये आलोचक है, हमने एक कहा था उपन्यासकार है। तो जरा देखो, जब तक आप यस या नो में कमेंट करते हैं, मैं आपको बता दूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास भी हैं। क्या है? उपन्यास भी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्विवेदी जी के उपन्यास के विषय में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, द्विवेदी जी का जो उपन्यास है ना, द्विवेदी जी का जो उपन्यास है वो कहता है, एक है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है? एक उपन्यास इनका है जिसको हम कहते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या कहते हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा कहते हैं। और दूसरा जो आपका होता है उसे हम कहते हैं अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा। ये दो इनके क्या है, ये दो इनके उपन्यास हैं, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा। अब आप लोगों के प्रश्न का उत्तर आ गया, बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नहीं पड़ा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नहीं पड़ा है, वो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा हुआ। बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर आप लोगों ने किया है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा? 3 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, तो उस हिंदी व्याकरण को आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, बड़ी अच्छी लगी आपको क्लासेस। आप बताइए, हिंदी साहित्य की जो क्लास मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं आपके आग्रह पर, ये आप सबको कैसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि केवल प्रश्न का उत्तर बता करके भाग जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। देखो, जिसका भी नाम आ रहा है, जिसके काल के विषय में पूछा जाए, प्रयास ये कर रहा हूं कि उसके विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक डिलीवर करूं। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस प्रयास में क्वेश्चन कम हो पाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन कम कराएंगे लेकिन आपको अधिक से अधिक जानकारी देंगे। बस ये कि आप सबका सहयोग साथ मिलना चाहिए, तभी ये प्रयास, हमारा भगीरथ प्रयास जो है, ये सार्थक हो पाएगा। ठीक है, तो प्रश्न था कि हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? तो आपने बताया सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, ये तो आपने पूछा नहीं कि सर आपने इनके निबंध संग्रह बता दिए, यहां पर आपने इनके निबंध संग्रह बता दिए, आपने इनके निबंध बता दिए, आपने इनके उपन्यास बता दिए। अगर हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं की रचना है तो ये किस प्रकार की विधा है? तो आपने पूछा नहीं,
तो आप जान लीजिए कि अगर हम हिंदी साहित्य की भूमिका की बात कर लें तो ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में इन्होंने लिखने का काम किया है। चलिए भाई, बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारा ये प्रयास जारी रहेगा, आप सबने बहुत सराहा है इस क्लास को, ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। अच्छा, तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखो जरा, अगला प्रश्न कह रहा है कि ये बताओ जरा कि हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता दीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में बांटा गया है। अब मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप लोग बता दो। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में बांटा गया, मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप लोग बता दो। और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप बता रहे कि 4 है तो इसका नाम भी कमेंट कर दो, कोई बुराई नहीं। आप जितना अभ्यास करें, विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। तो आप कैसे 4 काल जो बताए गए हमको, जो 4 काल बताए गए उसमें से हम एक पढ़ते आदिकाल आता है। क्या आता है, एक हमारा आदिकाल आता है, या जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं, आदिकाल या वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या, फिर हमारा भक्ति काल आएगा। क्या आएगा, भक्ति काल आएगा। क्या आएगा, भक्ति काल आएगा। इसी भक्ति काल को हम पूर्व मध्य काल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे पूर्व मध्य काल कहते हैं। दूसरा आएगा जिसको हम रीतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं। और इसी रीतिकाल को आप उत्तर मध्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर मध्य काल कहते हैं। और इसके बाद अगला आपका आएगा जिसको आप आधुनिक काल कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, इसे आप आधुनिक काल कहते हैं। कोई समस्या किसी को नहीं ना, तो फिर कमेंट बॉक्स में चिपका दो भैया कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर सर बी विकल्प हो जाएगा, और बार बार इसका क्या होगा, बी उत्तर ही आपका सही होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, आप सबके कमेंट आ रहे हैं और आप सब लोग सही उत्तर करें। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतनी तैयारी करते हैं, परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं। ईश्वर करे, मां सरस्वती कृपा हो, आप सबका प्रयास सफल हो, आप सभी शिक्षक बन करके विद्यालयों में सेवा दें और अपने घर परिवार, माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करने में आप एकदम और आगे जाएं। अब ये कह रहे हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है, 1850 से मानेंगे या फिर हम 1750 से या 1900 ईस्वी से। तो देखो इसके दो प्रश्न, इसके दो उत्तर संभव हो सकते हैं, इसके दो उत्तर संभव हो सकते हैं। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मानेंगे तो 1900 ईस्वी से, मेरी बात को समझिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछेगा तो याद रखिए रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1900 ईस्वी से। लेकिन प्रश्न में कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उल्लेख नहीं किया है, तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उल्लेख नहीं किया है तो हम इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है, 1850 बताइए, कोई आपत्ति कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, 1850 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, ए विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहां पर 1850 कीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हमारा ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प, बिल्कुल ए विकल्प सभी लोग करें। मैंने दोनों स्थितियां आपको बता दी हैं और हम ए विकल्प के साथ हम जा रहे हैं फिलहाल यहां पर। ठीक है, आइए, हाँ वेरी गुड। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो भी इस वीडियो को क्या कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। ये हिंदी बाबा लिख उठा है, लेकिन बाबा नहीं, हिंदी भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा हो जाएगा। हिंदी भाषा की बात की जाएगी, हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, जरा बताओ मुझे कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। कह रहे हैं सतसई है, सतसई है, या फिर पृथ्वीराज रासो है, रामलला नाचू है, या आल्हा उदल है। बताओ जरा कि हिंदी भाषा का पहला प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। जरा मुझे कमेंट करके सब ये बता दो कि हिंदी भाषा का पहला प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दो। क्या बताना है कि हिंदी भाषा का पहला प्रमाणिक ग्रंथ क्या है। विकल्प में देखो एक सतसई दिया गया है। अब सतसई 2 रचनाएं हैं, एक बिहारी सतसई है और एक सतसई जहां तक मेरी जानकारी में है वो गोस्वामी तुलसीदास की भी है। एक सतसई जो है वो गोस्वामी तुलसीदास की भी है, एक सतसई आपकी बिहारी की है। पर बिहारी की सतसई को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि
बिहारी सतसई ज्यादा चर्चित है। तो सतसई के विषय में बात करें तो इसकी रचना आप जानते हैं कि बिहारी लाल ने किया था। अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे। बिहारी लाल किस काल के कवि हुआ करते थे? तो आप सब जानते हैं कि मध्यकाल के कवि थे। किसके काल थे? ये आपके मध्यकाल के कवि थे। और मध्यकाल में भी आप जानते हैं कि उत्तर मध्यकाल के। उत्तर मध्यकाल का मतलब क्या होता है? रीतिकाल होता है। उत्तर मध्यकाल का मतलब क्या होता है? रीतिकाल होता है। और आप ये जानते हैं कि बिहारी ने जो एकमात्र रचना की वो थी बिहारी सतसई। इनकी एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई के अंतर्गत हम आपको ये बताते हैं कि बिहारी सतसई में क्या देखने को मिलता है? छंद देखने को मिलता है और दोहा सोठा। मतलब आपसे पूछा जाए कि भैया जरा ये बताओ कि सतसई जो है ना, सतसई में क्या है? तो सतसई में छंद है। कैसे छंद है? दोहा छंद है और सोठा छंद है। हम कहते हैं कि 700 या उससे अधिक दोहा छंदों का उल्लेख है। पर हमारा उत्तर ये नहीं है। हमारा उत्तर पृथ्वीराज रासो है। हमारा उत्तर क्या है? पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो अभी कुछ देर हम लोग पढ़ के आए कुछ देर पहले कि चंद्र बरदाई ने इसकी रचना की। किसने की? चंद्र बरदाई ने इसकी रचना की। अब आपसे पूछे कि पृथ्वीराज रासो में किसका उल्लेख है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के युद्ध इत्यादि का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज चौहान ने जितने युद्ध इत्यादि किए उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज का दरबारी कवि हुआ करता था। ये आप जानते हैं। बात करें रामलला नाचू की, जरा बताओ मुझे कि रामलला नाचू किसकी रचना है? बताइए आप सभी मुझे कि रामलला नाचू ये किसकी रचना है? अगर मैं रामलला नाचू के विषय में बात करूं, किसके विषय में? रामलला नाचू के विषय में बात करूं तो आप सब ये जानते हैं कि सर जो रामलला नाचू है ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तो रामलला नाचू जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। क्या है भैया? तो ध्यान दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है ये। और गोस्वामी तुलसीदास की अगर रचना है, किसकी रचना है? अगर ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है तो ध्यान दीजिए इसमें है क्या? तो एक छोटे से घटनाक्रम का उल्लेख बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। क्योंकि नाचू क्या होता है? अगर आप अवध क्षेत्र के विषय में जानते हैं, अवध ये जो अयोध्या इसके आसपास का क्षेत्र, अवध क्षेत्र के विषय में अगर आप जानते हैं तो वहां पे एक परंपरा चलती है। वहां पे एक परंपरा चलती है और परंपरा क्या है कि जब भी कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो उसमें जो बुआ इत्यादि होती हैं वो नहछू डालने का काम करती हैं। वो क्या करती हैं? वो नहछू डालने का काम करती हैं। मतलब वो जो बालक होता है या जो भी बच्चा होता है उसके सराउंडिंग या उसके आसपास, सिर के आसपास घुमा करके कुछ दान किया जाता है, वो नहछू डाला जाता है। शायद कुछ लोग इस परंपरा के विषय में जानते होंगे। तो वो बाबा गोस्वामी तुलसीदास, राम जी का नाखून काटने की जो परंपरा थी, नाखून काटने की जो परंपरा का निर्वहन किया गया था, उसी को लेकर के इन्होंने ये लिखा है। तो रामलला नाचू जो है ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तो रामलला नाचू जो है ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, क्लियर है? बहुत छोटी सी घटना का उल्लेख, मतलब एक प्रकार के संस्कार का उल्लेख किया गया। वो जो नाखून काटने का संस्कार था उसी के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने उसमें लिखा है। ये अवध वाले ज्यादा बेहतर प्रकार समझेंगे, हो सकता है वही बाकी जगहों पे होता हो, लेकिन क्योंकि उसी के संदर्भ में था तो मैंने अवध वालों का उल्लेख कर दिया। इससे पहले आगे बढ़े, जरा इसको आप गौर से देखिए, इस जानकारी को आप गौर से देखिए। ठीक है, रामचरितमानस भी बता देंगे बेटा, रामचरितमानस का उल्लेख तो आने दो। अब अगर हम यहीं पे सब बताने लग जाएंगे ना तो पता लगे एक एक क्वेश्चन में क्लास खत्म हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब रामचरितमानस का उल्लेख आएगा वो भी बताएंगे, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, देखो इस जानकारी को गौर से देखिए। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन कल यानी कि 9 फरवरी 2025 को आपकी संस्था कर रही है। फ्री फॉर ऑल, ये सभी के लिए फ्री है। सभी के लिए फ्री होने का मतलब ऐसा नहीं केवल द ऑफिसर्स एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए है। अक्रॉस बिहार या कहीं से भी अगर आप आकर के कल इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री फॉर ऑल है। 9 फरवरी यानी कि कल 3 सेंटर पे ये परीक्षा का आयोजन किया जाना है। एक तो हमारा जो पारस कंपाउंड में ब्रांच है वहां पर, दूसरा हमारा सेंट्रल बैंक के ऊपर नया टोला पटना, ये वाला जहां पे हम क्लास लेते हैं ऑफलाइन वाली, है ना, यहां पर भी आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं इस सेंटर पे जो पढ़ते हैं यहीं पे टेस्ट देंगे। फिर आपका जो मुसल्लापुर हाट वाला ब्रांच जो है यहाँ पे भी आप आकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। तो 3 ब्रांच पे कल टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और आपको ये टेस्ट जो है सुबह 9 बजे से, जहां तक मेरी जानकारी 9 बजे से ये टेस्ट आयोजित होना है। अधिक जानकारी के लिए फिर भी आप देखिए 9 बजे से 11 बजे टेस्ट का आयोजन होना है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। कल के टेस्ट में आपका कुछ भी नहीं लगना है, ठीक है ना।
कल के टेस्ट में आपका कुछ भी नहीं लगना है। अब कई सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर ऑनलाइन नहीं होगा। बच्चे ध्यान दो, ऑनलाइन टेस्ट देने का कोई एडवांटेज आपको नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होना है। एग्जाम आपका ऑफलाइन होना है तो ऑनलाइन टेस्ट देके आप क्या ही करोगे, कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर संस्था के द्वारा आप सबको सूचित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे, जरा ये बताओ। अच्छा ये बड़ा विवादित बात है कि सूरदास जो है ना, सूरदास जन्म से अंधे थे या जन्म के बाद अंधे हुए, ये बड़ा विवादित प्रश्न है। इसके विषय में भी कभी विस्तार से चर्चा किया जाएगा, विस्तार से चर्चा किया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, कह रहे कि सूरदास के गुरु कौन थे, रामानंद थे, वल्लभाचार्य थे, रामदास थे या विठलनाथ थे। बढ़िया सा प्रश्न है, बताइए सूरदास के गुरु कौन थे, बताइए। तो सूरदास जो है ना, सूरदास ये कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। ये कृष्ण की भक्ति करते, भक्ति काल में एक रामाश्रयी शाखा आएगी, एक कृष्णाश्रयी शाखा आएगी। ये सब जानते हैं आप कि जब हम भक्ति काल की बात करेंगे या आपसे कहा जाता है कि बेटा उत्तर जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मध्यकाल की बात करते हैं। तो मध्यकाल में आप जानते हैं कि एक आपका भक्ति काल है, एक क्या आपका, एक आपका भक्ति काल है, एक आपका रीति काल है। तो ये जो भक्ति काल है इसके भी दो सब पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। भक्ति काल के भी दो हिस्से आप देखते हैं, एक रामाश्रयी शाखा के कवि, एक कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी का मतलब है ऐसे कवि जिन्होंने राम जी के ऊपर या राम जी के चरित्र के ऊपर लिखा, और फिर एक ऐसे जिन्होंने कृष्ण जी के चरित्र के ऊपर लिखा। तो सूरदास क्या कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे, किसके, कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। और इन्होंने कृष्ण को लेकर के अपनी बातें लिखी थी, किसको लेकर, कृष्ण को लेकर अपनी बातें लिखी थी। लेकिन सूरदास के जो गुरु हुआ करते थे वो आपके वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे, सूरदास के जो गुरु थे आपके वल्लभाचार्य थे। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका ये है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और मैं आपको कहता हूं कि सप्ताह में 2 दिन हम लोग साहित्य के प्रश्न किया करेंगे, शुक्रवार को किया करेंगे और इसके साथ साथ शनिवार को किया करें। कब कब, शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन हम लोग साहित्य वाले प्रश्न किया करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब कहते हैं कि सूर सागर के जरा रचयिता कौन है, जरा ये बताओ सूर सागर के रचयिता कौन है। तो मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रश्न में देखने को मिल जाएगा, है ना। कह रहे सूर सागर के रचयिता कौन है, कह रहे विद्यापति हैं, जयदेव हैं, तुलसीदास हैं या सूरदास हैं। जरा बताओ कि सूर सागर के रचयिता कौन है। बढ़िया सा प्रश्न है पर आसान सा प्रश्न है, मुश्किल भी बिल्कुल आप लोगों को नहीं होना है। बताइए, जरा बताइए मुझे बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो मैंने कहा ना कि इस प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रश्न में छिपा हुआ है। आपसे पूछा सूर सागर के रचयिता कौन है, तो सूर सागर के रचयिता आपके सूरदास जी है। कौन है, सूरदास है। वैसे तो सूरदास के कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन सूरदास की 3-4 रचनाओं को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। सूरदास की 2-3 रचनाओं को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। वो कौन कौन है, तो देखो एक तो आपका दिया गया एक आपका सूर सागर दिया गया है, एक आपका सूर सागर दिया गया है। जरा एक और बता दो, मैंने कहा एक इनकी और रचना साहित्य लहरी, क्या है, इनकी एक और रचना है साहित्य लहरी। और जरा एक आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है ना, एक आप लोग कमेंट करके बता दो। मैंने कहा इनकी 5 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 2 तो अप्राप्य है, यानी कि 2 तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन 3 आपकी उपलब्ध है, जिसमें से एक सूर सागर है, एक साहित्य लहरी है। और मैं चाहता हूं कि एक आप लोग कमेंट कर दो, एक मैं आपके लिए छोड़ता हूं। बताओ जरा सूर सागर और साहित्य लहरी के अलावा एक और कौन सी रचना है। बोलते बोलते नाम से मुंह से निकल गया था, लेकिन रोक लिया मैंने। 2 मैंने बता दी, एक आप बता दो मुझे। 2 मैंने बता दिया, एक आप बता दो, है ना। सूरदास की 2 रचनाएं हमने बता दी, एक सूर सागर है, एक साहित्य लहरी है, और एक और बता दो जो बड़े चर्चित है तो रचनाएं बड़ी सारी। बहुत बढ़िया, मुझे कमेंट कई सारे विद्यार्थियों का दिख रहा है, वो है सूर सारावली। बहुत बढ़िया बेटा, सूर सारावली, ठीक है, सूर सारावली। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। जरा बताओ, जरा बताओ, जरा बताओ कि इसमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि आपका नहीं है। यह आपको बताना है कि इसमें से कौन आपका भक्तिकालीन कवि नहीं है।
वेरी गुड। कौन सा इसमें से भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी नहीं है, बिहारी नहीं है कि सूरदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, तुलसीदास नहीं है। जरा बताओ कि इसमें से कौन सा आपका जो है वो भक्तकालीन कवि नहीं है? बताओ जरा कि कौन सा भक्तकालीन कवि आपका नहीं है। क्या बात है, सभी के उत्तर भी आने लग गए हैं, सभी के उत्तर भी आने लगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई भक्तिकालीन, आप जानते हैं कि मध्यकाल का जो इतिहास है, मध्यकाल जो हिंदी साहित्य में मध्यकाल आता है ना, उस मध्यकाल को हम दो भागों में बांट लेते हैं। मध्यकाल को जब दो भागों में बांटते हैं तो आप जानते हैं कि एक आपका क्या है, एक आपका भक्तिकाल है, एक आपका क्या है, एक आपका भक्तिकाल है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका रीतिकाल है। दूसरा आपका क्या, दूसरा आपका रीतिकाल। एक भक्तिकाल है और दूसरा आपका रीतिकाल है। तो जरा बताओ भक्तिकाल और रीतिकाल। तो मैंने अभी कुछ देर पहले कई बार मैंने प्रश्नों में इसीलिए आपको हिंट किया था, प्रश्न के दौरान कई बार हमने हिंट किया था, क्या किया था कि रीतिकाल के कवि कौन है? रीतिकाल के कवि आपके बिहारी हैं। कौन है? बिहारी है। बाकी ये दास वाले दिख रहे हैं ना, सूरदास हो जाए, तुलसीदास हो जाए, कबीरदास हो जाए, ये सब क्या है? ये सब आपके भक्तिकाल के हैं। ये सब किसके? ये सब आपके भक्तिकाल के हैं। लेकिन एक बार और याद रखिएगा, जैसे दास वाले जितने हैं वो तो भक्तिकाल में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जितने भी दास वाले हैं वो सब किस में आएंगे? दास वाले तो भक्तिकाल में आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें रसखान की बात कर लें, किसकी बात कर लें? रसखान की बात कर लें, हम मीराबाई की बात कर लें, किसकी बात कर लें? मीराबाई की बात कर लें, हम जायसी की बात कर लें, तो ये लोग भी किस में आएंगे? भैया ये लोग भी तो आपके भक्तिकाल में ही आएंगे कि नहीं आएंगे? ये लोग भी आपके भक्तिकाल में ही आएंगे, ये लोग भी आपके भक्तिकाल में ही आएंगे। दास वाले तो सब आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने और नाम आपको बताया, किसके? रसखान के, मीराबाई के, जायसी के, जिनके नाम के आगे आपका दास नहीं लगा है। बाकी तो कृष्णदास हो जाए आपके, है ना, कृष्णदास हो जाए, कुंभन दास हो जाए, दास वाले तो सब इस परंपरा में आएंगे ही आएंगे, लेकिन रसखान, मीराबाई, जायसी भी इसी परंपरा के अंतर्गत आएंगे। जरा बताओ मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? एक बार कमेंट कर देना, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, कि भाई मीराबाई रसखान, मीराबाई रसखान और मलिक मोहम्मद जायसी ये लोग भी भक्ति काल में आएंगे? जरा कमेंट कर दो यस या नो। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यस या नो, फिर हम आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। बताइए मुझे, एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आ जाएंगे अगले प्रश्न पर। तब तक थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि दास परंपरा के अलावा जो लोग हैं जिनका नाम मैंने लिखा, ये भी तो इसी श्रेणी में आएंगे ना? एक बार कमेंट कर देना सब लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, सबने सहमति कर दी, इसका मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल सही सही आपको बताया। बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कह रहे ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी, कन्नौजी थी, या सदुक्कड़ी थी? जरा बताओ कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी, जरा ये बताओ। अरे भाई, चाहे कृष्ण भक्ति शाखा की बात कर लीजिए, राम भक्ति शाखा की बात कर लीजिए, दोनों आएंगे भक्ति काल में ही आएंगे ना। तो कुछ लोग कृष्ण भक्ति शाखा के थे, कुछ लोग राम भक्ति, जैसे तुलसीदास की बात कर लें, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के थे, ठीक है। कुछ लोग कृष्ण भक्ति शाखा के थे, सूरदास की बात कर लें, कृष्ण भक्ति शाखा के थे। पर दोनों आएंगे तो भक्ति काल में ही आएंगे ना, आएंगे दोनों भक्ति काल में ही आएंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कबीरदास की भाषा कौन थी? तो हम सब जानते हैं कबीरदास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। कैसी भाषा थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। हाँ, सभी का उत्तर एक तरफ से भाई इस प्रश्न के लिए डी विकल्प आ रहा है। मुझे लगता है ये प्रश्न कुछ ज्यादा ही आसान हो गया था, क्यों? है ना, ये प्रश्न कुछ ज्यादा ही आसान हो गया था कि सबने टीप दिया है कि सर इसका डी उत्तर हो गया। बहुत बढ़िया, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी गंभीरता से लीजिएगा। कबीरदास की जो भाषा थी वो क्या थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं था? वाह क्या प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि अष्टछाप में कुल मिलाकर 8 कवि आते थे। कितने आते थे? अष्टछाप में कुल मिलाकर 8 कवि आते थे। कितने आते थे? 8 कवि आते थे। अब ये जो आपके 8 कवि थे ना, इनका नाम आपको कमेंट करना है, इन 8 का नाम आपको कमेंट करना है। तब तक मैं आपको बता दूं कि अष्टछाप का जो प्रकाशन किया गया था बच्चे, अष्टछाप का जो प्रकाशन किया गया था ये आपका 1865 में किया गया। कब किया गया था? 1865 में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा,
इसमें दो लोगों के शिष्य आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हलवा है क्वेश्चन, हाँ पिछला क्वेश्चन जरूर हलवा था, बहुत बढ़िया। तो देखो ये जो अष्टछाप है ना, इसका प्रकाशन 18 अष्टछाप के कवि का मैंने बताया कि अष्टछाप के जो कवि थे ना, अष्टछाप के जो कवि थे इसके दो हिस्से थे। एक तो विट्ठल नाथ के शिष्य हुआ करते थे, एक किसके एक आपके विट्ठल नाथ के शिष्य हुआ करते, किसके, एक आपके विट्ठल नाथ के शिष्य हुआ करते थे। और विट्ठल नाथ के साथ साथ एक और चीज याद रखिए, एक और चीज याद रखिएगा, एक बल्लभ दास के, है ना, एक बल्लभ दास एक विट्ठल दास, इन दोनों के शिष्य 1865 नहीं भाई 1565 यार, गड़बड़ कर दोगे सब लोग, है ना। 1865 गलती से बोल दिए क्या, सब 1865 किए जा रहे। अच्छा बताओ जरा, क्या मीराबाई 1865 में आएंगे क्या, मीराबाई 1865 में आएंगे क्या, सूरदास रसखान विद्यापति ये सब 1865 में आएंगे क्या, नहीं भाई। अष्टछाप का प्रकाशन 1565 में कब किया गया, 1565 में इसका प्रकाशन किया गया था अष्टछाप का। अब ध्यान दो, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है, कौन इसमें से अष्टछाप का कवि, अच्छा हाँ इसमें से कहने कि अष्टछाप का कवि कौन सा है आपको ये बताना है। तो मैंने आपको बताया कि अष्टछाप में कितने लोग आएंगे, 8 लोग आएंगे। बल्लभ दास के शिष्य और विट्ठल दास के शिष्य आएंगे, किसके किसके, एक शिष्य आपके बल्लभ दास के आएंगे और दूसरे आपके विट्ठल नाथ के आएंगे, विट्ठल दास। अच्छा मैं अलग पेज ले लेता हूं, मैं अलग पेज ले लेता हूं और देखो हम इसके विषय में बात कर लेते हैं। एक शिष्य किसके आएंगे, एक शिष्य आपके किसके आएंगे, बल्लभ दास के आएंगे, किसके आएंगे, बल्लभ दास के शिष्य आएंगे, बल्लभ दास के शिष्य आएंगे। जरा बताओ कि बल्लभ दास के जो 4 शिष्य थे वो कौन कौन थे, बताएगा कोई मुझे कोई बताए कि बल्लभ दास के जो 4 शिष्य थे वो कौन कौन से थे। तो नोट कर लो जरा मेरे साथ कि बल्लभ दास के कौन कौन 4 शिष्य थे, बेटा नोट कर लो कि बल्लभ दास के शिष्यों की बात की जाएगी तो कौन कौन आएगा। देखो एक आपके सूरदास आएंगे, कौन आएगा, सूरदास आएंगे, कौन आएंगे, सूरदास आएंगे। सूरदास के बाद फिर देखो आपका दूसरा आपके परमानंद दास आएंगे, कौन आएंगे, परमानंद दास आएंगे, कौन आएगा, परमानंद दास आएंगे। परमानंद दास के साथ कुंभन दास आएंगे, कौन आएगा, कुंभन दास आपके आएंगे, कौन आएगा, कुंभन दास आएगा। और कुंभन दास के साथ साथ आपके आएंगे कृष्णदास आएंगे, कौन आएंगे, कृष्णदास आपके आएंगे। इनको आप नोट कर लीजिए, ये चारों क्या थे, ये चारों लोग जो थे ना, ये चारों लोग आपके बल्लभ दास के शिष्य थे। अब बात करते हैं किसके, अब बात करते हैं विट्ठल दास के शिष्यों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विट्ठल दास के शिष्यों की बात करते हैं, विट्ठल दास के शिष्यों की बात करते हैं। विट्ठल दास के कितने शिष्य थे, तो याद रखिए विट्ठल दास के भी कुल कितने शिष्य थे, तो विट्ठल दास के भी आपके कुल मिलाकर 4 शिष्य थे। कौन कौन से थे, तो नंददास थे, चतुर्भुज दास थे, गोविंद दास थे और छीत स्वामी, ठीक है ना। नंददास थे, ध्यान दीजिएगा, नंददास थे, कुंभन दास थे, नंददास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास और आपके छीत स्वामी, ठीक है ना। कुंभन दास तो इससे थे, नंददास आपके छीत स्वामी, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ठीक है, और आपके नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और इसके साथ आपके चतुर्भुज दास, चौथे आपके रह गए चतुर्भुज दास, ठीक है, चतुर्भुज दास। ये आपके अष्टछाप के कवि हुए, 4 बल्लभ दास के शिष्य और 4 विट्ठल दास के, ये 4 नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। ये अब प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था इसमें से कौन अष्टछाप का कवि है, पूछा गया था। तो भैया अष्टछाप का कवि क्या है, अष्टछाप का कवि का आप कहेंगे सर अष्टछाप के कवि आपके सूरदास हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अष्टछाप के कवि आपके सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। पारा बढ़ गया है, लगता है कि पारा बढ़ गया भाई, क्या बात करते हैं, पारा बढ़ गया है साहित्य वाली क्लास से। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। तो भैया तुलसी से तुलसीदास कैसे हुए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इनकी पत्नी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। मैंने एक दिन चर्चा में आपको बताया था कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई और जब पत्नी मायके चली गई तो बेचारे ये रह नहीं पा रहे तो पत्नी से मिलने के लिए ये निकल पड़े अपनी ससुराल के लिए, अपनी पत्नी के मायके के लिए। पर बात यह हुआ कि रास्ते में खूब आंधी तूफान आया, उस सभी आंधी तूफान से लड़ते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास पहुंच गए। जब अपने ससुराल पहुंचे तो पता चला कि गेट बंद था, इनको दीवार फांद करके अंदर जाना था। तो ये क्या किए,
इनको एक रस्सी जैसा लटकता हुआ कुछ दिखाई पड़ा और ये महाराज बहुत खुश हुए, कहे मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में नहीं रह पा रहा था, वैसे मेरी पत्नी भी मेरे वियोग में नहीं रह पा रही थी, उसको भी लग रहा था कि मैं जरूर आऊंगा। उसने अंदर बुलाने का रास्ता ढूंढ रखा था, हमारे लिए विकल्प दे रखा था, रस्सी लटका रखी कि पकड़ करके आ जाओ। और ये उसको पकड़ करके पहुंच गए। तो इनकी पत्नी देखी तो बड़ी तेज क्रोधित हुई, पत्नी देखी तो बड़ी तेज क्रोधित कही कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो ये कहे कि अरे क्या बात करती हो, तुमने ही तो हमें तरीका बताया था कि कैसे आना है। कहीं हमने क्या कहा था? कहीं रस्सी कौन लटकाया था? कहीं भक्त, हम थोड़ी ना रस्सी लटकाए थे। ले हमको लगा तुम रस्सी लटकाई हो, हम पकड़ के आ गए। तो इनकी पत्नी ने इनको धृष्टता, इनको जो है एक तरह से उपेक्षित करते हुए कहा, इनकी पत्नी ने इनको उपेक्षित करते हुए कहा कि अस्थि चर्मम देह में, हड्डी और चमड़ी का बना हुआ मेरा शरीर है और आपको इसमें इतना प्रेम दिख रहा है। अस्थि चर्मम देह में तामे ऐसी प्रीत। इनकी पत्नी बताई कि तुम जिसे रस्सी समझ रहे हो, रस्सी ने सांप था महाराज। लेकिन वही है कि प्रेम में व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो प्रेम में जब व्यक्ति अंधा हो जाए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी अंधे हो गए और वो सांप को रस्सी पकड़ के फान गए। तो इनकी पत्नी ने इनको धृष्टते हुए कहा कि अस्थि चर्मम देह में तामे ऐसी प्रीत, हड्डी और चमड़ी के बने हुए मेरे शरीर में तुम्हें इतना प्रेम है। अस्थि चर्मम देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में हो न। तो कहीं कि अगर तुमको इतना स्नेह भगवान राम से हो जाए फिर तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुलसीदास भी भाई स्वाभिमानी व्यक्ति थे, हम बताओ आंधी तूफान में लड़ते हुए इनसे जो है और यहां तक आए, सांप पकड़ करके आ गए और मेरी पत्नी को मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हमको धक्के मार रही। तो कहे ठीक है जाओ फिर, आज के बाद तुमसे मोह क्या हुआ? भंग हुआ। और इसके बाद जब उनका मोह भंग हुआ तो तुलसीदास फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास बन गए और फिर आपके सामने है। इतनी रचनाएं इनकी हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली, बड़ी सारी रचनाएं ये लिख डाले, बड़ी सारी रचनाएं लिख डाले। लेकिन भक्तमाल जो है ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। भक्तमाल जो है, भक्तमाल के विषय में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये आपका संत नाभादास की रचना है। भक्तमाल जो है ये संत नाभादास की रचना है। किसकी रचना है? संत नाभादास की रचना है भैया। किसकी? संत नाभादास की रचना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की बड़ी सारी रचनाएं हैं। जैसे देखो यहाँ रामचरितमानस लिखा गया, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब इनकी रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, बैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, बरवय रामायण, बहुत सारी रचना बाबा तुलसीदास की है। ठीक है ना? बाबा गोस्वामी तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन फिलहाल 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप क्या कीजिएगा? डी विकल्प कीजिएगा। 12 का सही उत्तर क्या कीजिएगा? डी विकल्प कीजिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैथिली श्रवण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? किसका? मैथिली श्रवण गुप्त का, मैथिली श्रवण गुप्त का दोनों कह रहा है सर आप पूरा कहानी नहीं सुनाए, कहानी आधा अधूरा सुनाए। अरे भैया आम नहीं खाओ, मतलब गुठली नहीं गिनो, आम खाओ। ठीक है? तो कहानी का निष्कर्ष जानो, पूरी कहानी सुनने में पता चलेगा पूरी क्लास ही चली जाएगी। तो आम खाओ और गुठली नहीं गिनो। ठीक है ना? मैथिली श्रवण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो आधुनिक काल के अगर हम युग का विभाजन करने चले, जरा बताओ कि छायावादी युग से आएंगे, शुक्ल युग से आएंगे, छायावादोत्तर से आएंगे, द्विवेदी युग से आएंगे। तो सबसे पहले हमें आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें आपको हिंदी का जो आधुनिक काल है इसका काल विभाजन कर लेना है। क्या करना है? हमें आपको आधुनिक काल का काल विभाजन कर लेना है। और जब आधुनिक काल का काल विभाजन करेंगे तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या युग आएगा? एक युग आएगा जिसको हम कहते हैं भारतेंदु युग कहते हैं। मैं लिख के बता देता हूं, आधुनिक काल का काल विभाजन, आधुनिक काल का काल विभाजन अगर हमसे पूछ लिया जाए तो देखो एक काल हमारा क्या होगा? एक काल हमारा भारतेंदु युग होगा। क्या होगा? भारतेंदु युग होगा। जरा बताओ कि भारतेंदु युग का समय काल क्या होगा? एक हमारा आता है भारतेंदु युग आता है। अब भारतेंदु युग से ही आधुनिक युग की शुरुआत होती है एक प्रकार से। तो जैसे अभी कुछ देर पहले हमने आपसे कहा कि भारतेंदु युग जो आएगा ना, भारतेंदु युग जो आएगा ये 1850 से शुरू हो जाएगा। कहां शुरू हो जाएगा? 1850 से आपका शुरू हो जाएगा। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक ये आपका 1850 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक का जो समय होगा ना, 1900 ईस्वी तक का जो समय होगा ये आपका भारतेंदु युग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारतेंदु युग कहलाएगा। और भारतेंदु युग के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति के तौर पे आप जानते हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, किसके नाम पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इनका नाम पड़ा, इस युग का नाम पड़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के बाद अगला जो युग आता है, हम सब जानते हैं कि भारतेंदु युग के बाद अगला जो युग आता है उसको हम क्या कहते हैं? द्विवेदी युग कहते हैं। क्या कहते हैं? अगले युग को हम लोग द्विवेदी युग कहते हैं।
और द्विवेदी युग कब से कब तक होता है, जरा कमेंट कर दो। द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग जो है कमेंट कर दो। द्विवेदी युग जो है भैया ध्यान दीजिए 1900 ईस्वी से लेकर के, कुछ लोग 1918 कहते हैं, कुछ लोग 1920, कुछ लोग 1922 तक कहते हैं। अगर हम 1922 तक कहते तो बुरा मत मानिएगा, हमने कहा द्विवेदी युग क्या है, 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक। मैं इसको लिख दे रहा हूं 1900 से 1922 ईस्वी तक। इस जो कालखंड है, ये जो 20-22 वर्षों का कालखंड है, ये जो 20-22 वर्षों का जो कालखंड है ना, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा हुआ है, याद रखिएगा। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा हुआ है, ध्यान रखिए। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का आपका नाम पड़ा हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का अगला जो युग आएगा ना, हमारा जो अगला युग आएगा, हम सब जानते हैं उसको हम शुक्ल युग कहते हैं या फिर छायावादी युग कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल युग कहते हैं या फिर छायावादी युग कहते हैं, ये याद रखिएगा। शुक्ल युग कहेंगे या फिर हम लोग क्या कहेंगे? छायावादी युग कहेंगे। क्या कहेंगे? छायावादी युग कहेंगे। अब हमसे पूछा जाए कि शुक्ल युग या छायावादी युग का समय काल क्या है, जरा कमेंट कर दो कि शुक्ल युग या छायावादी युग का समय क्या है। तो छायावादी युग में हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, छायावादी के प्रमुख जो आपके व्यक्तित्व हुए हैं, लेकिन इसका समय काल 1922 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक नोट कर लेना। कहां से कहां तक? 1922 से 1938 ईस्वी तक। इसके बाद अगला जो है वो आपका शुक्लोत्तर युग आएगा, या हम उसको छायावादोत्तर युग कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्लोत्तर युग कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्लोत्तर युग कहेंगे, या फिर हम उसको छायावादोत्तर युग कहेंगे। छायावादोत्तर युग कहेंगे, छायावादोत्तर युग कहेंगे। शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग कहेंगे। अब 1938 से लेकर के 1947 तक, 1947 ईस्वी तक का जो समय होगा, 1947 तक का, ये आपका शुक्लोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग कहेगा। और इसके अंत में जो आपका आएगा वो आपका छायावादोत्तर के बाद स्वतंत्रोत्तर आएगा। क्या आएगा? स्वातंत्र्योत्तर आएगा, यानी कि स्वतंत्रता के बाद स्वातंत्र्योत्तर, स्वातंत्र्योत्तर। ठीक है, 1947 से लेकर के आज तक का, 1947 ईस्वी से लेकर आज तक का। ये जरा एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सब लोग, एक बार आप सब लोग क्या कर लीजिए, एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना, एक बार सब लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बात किसकी पूछी गई थी, प्रश्न में क्या पूछा गया? तो आप सबको याद है, आप सबको याद है कि प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया था मैथिली शरणगुप्त किसमें आएंगे? तो मैथिली शरणगुप्त किसमें? द्विवेदी युग में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? मैथिली शरणगुप्त साहब ना, मैथिली शरणगुप्त किसमें आ जाएंगे? द्विवेदी युग में आ जाएंगे। क्यों भाई? द्विवेदी युग होगा ना कि 13 नंबर का सब डी विकल्प सही हो जाएगा, 13 नंबर का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताओ सही है सभी का? 1918 से 1938 नहीं होगा, तो 1918 से 38 किसने लिख दिया मेरे भाई? हमने तो 1918 से 1938 नहीं लिखा है। कहां लिखा है 1918 से 1938? हमने कहा लिखा 1918 से 1938? गजब बात करते हो भाई, हैं? ऐसे कह दोगे? हमने भी नहीं लिखा है भाई। 13 नंबर का सही उत्तर आपका डी विकल्प है। आइए 14 नंबर प्रश्न का, जूही की कली किसका? कह रहे हैं जूही की कली, इस कविता के कवि कौन है? निराला जी हैं, प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा है, या फिर आपका पंत है? बताइए। प्रश्न है कि जूही की कली क्या लिखा गया है? जूही की कली जो है ना, जूही की कली जो है, इसके आपके ये किसकी कविता है, जरा आपको बताना है। 14 नंबर का प्रश्न बताना है कि जूही की कली किसकी रचना है? मंजू कुमारी के लिखे हैं सर। चश्मा बनवा लो बेटा, लकड़ी वाला। ठीक है, सही से दिख जाएगा आपको। चलो, कहना की बात, जूही की कली किसकी कविता है? निराला की है, प्रसाद जी की है, महादेवी वर्मा की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो हम सब जानते हैं कि जूही की कली जो रचना है वो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंत। तो ये जरा ये बताओ, इन चारों में से जरा बताओ, इन चारों प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहते हैं? क्या प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला जी को, प्रसाद जी को, महादेवी वर्मा को, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी को? बताओ जरा, बताओ जरा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है?
तो भैया प्रकृति का जो सुकुमार कवि कहा जाता है वो आपका कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत साहब को कहा जाता है। मेरे पास प्रश्न और बहुत सारे हैं, लेकिन आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, मुझे इस सेशन को बीच में रोकना पड़ेगा। हम 14 प्रश्न ही कर पाए और 14 प्रश्नों को भी पूरा नहीं कर पाए। ये सारे 4 आपको जो दिख रहे हैं महान विभूतियां, निराला प्रसाद वर्मा, महादेव वर्मा और पंत, इनके विषय में जितनी चर्चा की जाए उतना समय कम पड़ जाएगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले शुक्रवार को जब मैं मिलूंगा तो इस सेशन को जहां पे मैं छोड़ के जा रहा हूं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। आप सभी हमारे साहित्य वाली क्लास को ढेर सारा स्नेह सहयोग दीजिए। मुलाकात करते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? निराला आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।